अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जिस मुल्क में भी मौजूद हैं, इन सर्दियों को, इस सर्दी को ख़ास तौर पे दिसंबर की इस पहली रात को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी आसानी फरमाए और हम सबको भी खुश रखे। तो गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें शहजाद साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि 2003-2004 में जब हम लोग मैट्रिक के स्टूडेंट थे तो हम लोग इंटीरियर सिंध सक्खर में रहा करते थे। मैं उस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरे साथ साथ मेरा एक कज़न था जिसका नाम इमरान था। वो भी मैट्रिक का स्टूडेंट था और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा शार्प था। जैसे जैसे पेपर के दिन करीब आ रहे थे तो मैं चाहता था कि जो मेरा कज़न है वो मेरे पास मेरी हवेली में आ जाए, क्योंकि अगर वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा तो मैं खैरियत से अपने तमाम पेपर्स में पास हो जाऊंगा। मैंने उसके वालिदैन से यानी अपनी फुप्पो से रिक्वेस्ट की और उसकी जो मदर थी वो राज़ी हो गई। लिहाजा वो हमारे घर आ गया और हम लोगों ने मिल के अपने पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट था, जबकि जो मेरा कज़न था वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पढ़ा करता था। जबकि वो हमारे घर में आ चुका था और मुसलसल मुझे पढ़ाने की कोशिश किया करता था, तो अक्सर मैं मुख्तलिफ बहाने बनाता और कोशिश करता कि मुझे कम से कम तैयारी करनी पड़े। सच्ची बात यह है कि मुझे पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो पहले ही स्ट्रांग थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा पढूं। जबकि जो मेरा कज़न है वो किताबी कीड़ा था और उसकी पूरी कोशिश होती थी कि जितना ज़्यादा हो सकता है तैयारी करे। तो वैसे ही एक रात 8 या 9 बजे का टाइम था और हम दोनों कज़न्स साथ बैठे हुए थे। इमरान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पढ़ सके, जबकि मैं उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा तंग किया तो मजबूरन वो वहाँ से उठा और वो कहने लगा कि तुम यहाँ पे बैठ के मस्तियाँ करते रहो, मैं छत पे जा रहा हूँ, वहाँ जाके थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ। मुझे पता था कि अगर मैं इसको रोकूंगा भी तो ये नहीं रुकेगा। लिहाजा मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम छत पे चले जाओ, और मैं नीचे ही बैठ के टीवी देखने लगा। खैर, मेरा जो कज़न था वो छत पे चला गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वहीं पे बैठा रहा और मुसलसल पेपर्स की तैयारी करता रहा। अब ये पहली दफ़ा था कि वो अकेले जाके छत पे पढ़ रहा था, लेकिन हर 2 दिन बाद अब ऐसा होने लगा कि अक्सर जो मेरा कज़न था वो मुझे कहता कि मुझे छत पे जाना है और वहाँ जाके पेपर्स की तैयारी करनी है। मैं भी उसको कहता कि ठीक है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम छत पे चले जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ बैठोगे तो तुम्हारा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह तकरीबन 4 या 5 दिन मज़ीद गुजरे और एक एक करके इस दौरानिये में हमारे पेपर होते चले गए। अब जैसे ही हमारे पेपर ख़त्म होने वाले थे तो मैं नोट कर रहा था कि जो मेरा कज़न है वो पूरी पूरी रात छत पे गुजारता है और वापस आने का नाम ही नहीं लेता। तो वैसे ही एक रात थी और रात के 3 या 3:30 बजे का टाइम था। पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने सोचा कि आज ऊपर जाता हूँ और इससे पूछता हूँ कि भाई क्या टॉप करोगे। अब जैसे ही मैं स्टेयर से होता हुआ छत की तरफ जाने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा कज़न है वो शायद किसी से बातें कर रहा है। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रहा है तो मैं जानबूझ के सीढ़ियों पर रुक गया और चुपके से उसकी बात को सुनने की या उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था तो मुझे यकीन था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है और सामने से वो जो लड़की है वो भी उसको जवाब दे रही है।
मैं बड़ा हैरान था क्योंकि हमारी ये जो हवेली थी, इस पूरी हवेली में ना कोई लड़की मौजूद थी, ना ही कोई मेरी बहन थी, और ना ही करीब जवार में फौरन से कोई घर या बंगला बना हुआ था। हमारी हवेली के चारों तरफ कुछ खेत मौजूद थे और उसके बाद कहीं जाके कुछ घर वगैरह मौजूद थे। इतनी रात में किसी लड़की का इससे बराह रास्त बात करना ये बड़ी अजीब सी बात थी। खैर, मैं कुछ देर तक उसकी बातें सुनता रहा और उसके बाद मैं एकदम से छत के ऊपर एंटर हो गया। अब जैसे ही मैं छत के ऊपर एंटर हुआ तो मैंने देखा कि जो मेरा कज़न है वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और उसका जो मुंह है सामने जहाँ पे खेत हैं उस तरफ है, और शायद वो उधर देख के किसी से बातें कर रहा था। लेकिन मेरे कज़न के अलावा पूरी छत पे न कोई लड़की मौजूद थी और ना ही करीबो जवार में कोई नजर आ रहा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ देर पहले जब मैंने इसकी बातें सुनी थी तो ये बाकायदा किसी लड़की से बात कर रहा था और सामने से वो जो लड़की थी वो भी बाकायदा इससे बातें कर रही थी। खैर, जैसे ही मैं छत पे पहुंचा, अब क्योंकि मेरा कज़न मुझसे काफ़ी क्लोज था, तो मैंने उससे बोला, भाई कहाँ है हमारी भाभी, हमें भी दिखाओ, हमें भी उनसे मिलवाओ। तो ये सुनने के बाद वो बजाय इसके कि परेशान होता, वो एकदम से मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि तुम्हारा उनसे मिलना नामुमकिन है। जब उसने इस तरह से कहा तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उससे इसरार किया कि आखिर वो कौन लड़की थी जो तुमसे बातें कर रही थी और एकदम से वो कहाँ गायब हो गई है। खैर, मेरी इन बातों का जवाब देने के बजाय जो मेरा कज़न था उसने इधर उधर की बातें की और मुझे नीचे लेके वापस आ गया। ये पूरी रात मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहा और बहुत सारे सवालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। खैर, इसी दौरानिए में जो भी हमारे पेपर्स थे वो ना सिर्फ ख़त्म हो गए, बल्कि उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा ये जो कज़न है ये वापस अपने घर चला जाएगा। लेकिन मेरा ये जो कज़न है ये बजाय वापस जाता, ये मुसलसल हमारे घर में मौजूद था। और अक्सर ऐसा होता कि जैसे ही रात के 9 या 10 बजते तो ये चुपचाप आंखें बचा के छत पे आ जाता। मैं मुसलसल इसको ऑब्जर्व कर रहा था और काफ़ी दफ़ा देखने के बावजूद भी मुझे लगता था कि ये किसी से बातें कर रहा है, लेकिन कभी भी ये जिससे बातें कर रहा है वो मुझे नज़र नहीं आती थी। और ये सब कुछ जो था मेरी परेशानी में हर रोज़ इजाफा कर रहा था। बिला आखिर जब मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मेरी जो मदर थी, मैंने उनसे इसके बारे में डिस्कस किया। मैंने उनको बताया कि इमरान छत पे जाता है और बाकायदा किसी लड़की से बातें करता है। इन दोनों के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब भी मैं छत पे जाता हूँ वो लड़की नज़र नहीं आती। इसी दौरानिए में जब मेरी मदर ने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने भी मेरे साथ साथ मेरे कज़न को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। मेरी मदर ने और हमने जब उसको प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व किया तो हमें पता चला कि रात के 10-11 बजे से सुबह के तकरीबन 3-4 बजे तक ये ना सिर्फ छत पे मौजूद रहता था, बल्कि मुसलसल किसी से बातें करता रहता था। अब जबकि मेरी मदर ने अपनी आंखों से उसको छत पे जाते हुए देखा और बाकायदा उस लड़की की आवाज़ सुनी वो जिससे बातें किया करता था, तो मेरी मदर ने सबसे पहले मेरे फादर को बताया और मेरे फादर से कहा कि फुप्पो को और फुप्पा को भी इस बारे में बता दें। और ऐसा ही हुआ कि जब फुप्पो को और फुप्पा को हमारे कज़न के बारे में ये बातें पता चली तो उन्होंने बहुत सख्ती से उससे कहा कि वापस अपने घर आ जाओ और आके जो रूटीन के काम है या पढ़ाई है उसको शुरू करो। खैर, जब उस पर जोर दिया गया तो फाइनली वो हमारे घर से वापस अपने घर चला गया। अब इस दौरानिए में तकरीबन 1 या 1.5 महीना मज़ीद गुजर चुका था और इत्तफाक से ना हमारा उससे मिलना हुआ था ना उसकी हमसे मुलाकात हुई थी। 1 महीने के बाद इत्तफाक से हमारी एक फैमिली में एक फंक्शन था, तो हम सब वहाँ पे मौजूद थे। तो मेरी फुप्पो भी हमारे उस कज़न को लेके वहाँ पे आई हुई थी। जब हमने अपने उस कज़न की हालत देखी तो बज़ाहिर देखने से वो बीमार लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका वज़न दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है।
इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो बहुत बिखरे बिखरे बाल थे और उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। मेरी मदर ने जब फुप्पो से उसके बारे में बातचीत की और उसके बारे में पूछा कि अब इसकी कैसी हालत है, तो फुप्पो ने एकदम से रोना शुरू कर दिया और वह कहने लगी कि अभी अक्सर ऐसा ही करता है कि अपना जो कमरा है उसको बंद करके लेट जाता है और 4-4, 5-5 घंटे तक ना सिर्फ कमरे के अंदर रहता है बल्कि बाकायदा इसके कमरे से किसी लड़की के इससे बातें करने की आवाज़ आती है। और जब हम कमरे को खोल के देखते हैं तो अंदर ना वो लड़की मौजूद होती है और ना ही ये जाग रहा होता है। अब इस बारे में जब पुप्पो ने इस तरह की बातें बताई तो मेरी मदर ने उनको मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि कोई रूहानी मसला है, अगर आप चाहें तो किसी झाड़ फूक करने वाले से या किसी आमिल से राब्ता करें। और ऐसा ही हुआ कि हमारी जो फुप्पो थी उन्होंने किसी जानने वाले के ज़रिए एक आमिल से राब्ता किया और जब इनकी उन आमिल से मुलाकात हुई तो जो आमिल थे उन्होंने हमारी फुप्पो के घर का विज़िट किया और विज़िट करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका ये जो बेटा है इसके ऊपर एक जिन्नी आशिक हो चुकी है और मेरा ख्याल है कितनी आसानी से वो इसको छोड़ने नहीं वाली है। हम कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि इस कोशिश में अल्लाह ना करे आपके बेटे की जान चली जाए। अब जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मेरी जो फुप्पो थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो किसी भी कीमत पे हमारे इस कज़न को नहीं खोना चाहती थी। खैर वो जो आमिल थे उन्होंने थोड़ा सा हौसला दिया और हौसला देने के बाद हमारे कज़न का इलाज करना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने इलाज करना शुरू किया वैसे वैसे हमारे कज़न इमरान की जो तबीयत थी वो सही होने के बजाय मज़ीद ख़राब होती चली गई। अक्सर रात को 12-1 बजे वो उठता और उठने के बाद पहले कोशिश करता कि छत पे चले जाए या फिर घर से बाहर निकल जाए। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि वो बाकायदा घर से निकला और भागता हुआ जो पास ही कब्रिस्तान था उस तरफ चला गया। खैर ये जो आमिल थे मुसलसल इन्होंने इलाज को जारी रखा हुआ था और इनकी पूरी कोशिश थी किसी भी तरह हमारे कज़न को नॉर्मल कर सकें। इस इलाज को करते हुए तकरीबन 6 या 8 दिन गुजर चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता करके अब लगने लगा था कि जैसे जो इनका कज़न है वो कदरे बेहतर हो चुका है। इसी दौरानिए में एक रात ऐसा हुआ कि जब इन्होंने वो वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए जो कि रात में पढ़ने होते थे तो इनके कज़न ने कमरे से बाहर निकलने की या घर से बाहर की तरफ भागने की कोशिश शुरू की और जब उसको बाहर जाने से रोका गया तो इनका जो कज़न था वो सीधा किचन के अंदर पहुंचा। वहां जाके उसने चाकू उठाया और अपनी गर्दन पे रख लिया। कहने लगा कि अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की या इससे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसकी जान ले लूंगी। और ये जो भी अल्फाज उसने अदा किए थे अब बाकायदा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई लड़की है जो बोल रही है और उसकी आवाज़ लड़की की आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। ये सब देख के जितने भी घर वाले थे ख़ास तौर पे जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो चुके थे और एक अजीब कैफियत थी जो सबके ऊपर तारी थी। खैर जब उसने छुरी अपने गले पे रखी तो मजबूरन इन लोगों को रास्ता देना पड़ा और वैसे ही हुआ कि इनका कज़न घर से बाहर निकला और भागता हुआ सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला गया। अब जब वो कब्रिस्तान की तरफ गया तो वो जो आमिल थे या जो भी इलाज कर रहे थे उनसे राब्ता किया गया। उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे इमरान कब्रिस्तान में जा चुका है। खैर वो जो साहब थे वो फ़ौरन से इनके घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद कुछ उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उनके पास एक देख मौजूद थी या जैसे आप एक हंडिया कह सकते हैं। उस हंडिया में उनके पास कुछ चीज़ें मौजूद थीं। वो सारी चीज़ें लेके वो कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। मेन कब्रिस्तान में पहुंच के ये जो साहब थे इन्होंने कोई अमल करना शुरू किया और जैसे ही इन्होंने वहाँ बैठ के पढ़ाई करना शुरू की तो कब्रिस्तान के अंदर से इमरान की चीखने की या फिर उस लड़की की चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक वो पढ़ाई करते रहे और बिलाखिर 1-1.5 घंटे के बाद इनका जो कज़न था इमरान उसकी ज़ोर से चीख की आवाज़ आई। जब उस आवाज़ के मुताबिक उसका तयन किया गया तो वो करीबी कब्रिस्तान में एक कब्र के पीछे
मौजूद था। खैर उसको लेके ये लोग घर आए और घर आने के बाद वो जो आमिल थे उन्होंने इस पे काफ़ी पढ़ाई की। 1-1.5 घंटे मज़ीद पढ़ाई करने के बाद वो होश में आया। अब की बार जब वो होश में आया तो ये जो आमिल थे इन्होंने कहा कि जो आने वाली 3 रातें हैं ये बहुत अहम है। कोशिश करें इन 3 रातों में या इन 3 दिनों में ना कोई आपके घर आए और ना ही आप लोग किसी के घर जाएं। खैर इन्होंने कुछ तावीज़ात थे जो इन्होंने इमरान के गले में डाले और इसके साथ साथ एक तावीज़ दिया जो इमरान के बाजू में बांधा गया। ये जो 3 दिन थे, ये जो 3 रातें थीं, ये मुश्किल तरीन रातें थीं। इमरान को बाकायदा रस्सियों से, बल्कि आप समझ लें कि जंजीरों से बांधा गया था और पूरी कोशिश थी वो किसी भी कीमत पे घर से बाहर ना निकल सके। इन 3 रातों में या इन 3 दिनों में मुतादिद बार ऐसा होता कि रात के टाइम में ऐसा लगता जैसे कोई गेट पे मौजूद है और मुसलसल गेट को बजा रहा है। और जब आवाज़ दे के पूछा जाता कि आखिर कौन है, तो कभी वहाँ से किसी मरहूम दादी की या कभी वहाँ से किसी मरहूमा नानी की या किसी भी ऐसे शख्स की आवाज़ आती जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। और ना सिर्फ आवाज़ आती बल्कि वहाँ से ये भी बताया जाता कि हम लोग ख़ास तौर पे इमरान से मिलने के लिए या इमरान को लेने के लिए आए हैं। अगर आप हमें उससे मिलने देंगी तो बेहतर है, वरना 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको हम यहाँ से लेके चले जाएंगे। खैर इन्होंने जैसे तैसे करके ये 3 दिन और 3 रातें गुजारी और उसके बाद जाके जो हमारा कज़न था उसकी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। अब हमारे कज़न के ऊपर सही होने के बाद मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग चुकी थी कि किसी भी कीमत पे, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद, ना इसको छत पे जाना है, ना ही किसी वीरान जगह जाना है और ना ही किसी ऐसी जगह का सफ़र करना है जहाँ पे गंदगी या गलाजत मौजूद हो। तकरीबन 4 से 6 महीने तक सब कुछ ठीक चलता रहा और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इमरान भी वैसे ही पढ़ने में दोबारा से ध्यान देने लगा था और उसका जो फोकस था वो अपने फ्यूचर पे या अपनी पढ़ाई पे मुहित था। लेकिन जैसे जैसे कुछ मज़ीद टाइम गुजरा, यानी कि 1 साल गुजरा, तो एकदम से वैसे ही हुआ कि एक रात इमरान को दोबारा से दौरे पड़ना शुरू हुए और उसने ना सिर्फ लड़की की आवाज़ में बात करना शुरू की, बल्कि इस बार तो उसने कह दिया कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर दोबारा से उन आलिम से बातचीत की गई, उन्होंने दोबारा से इसका इलाज किया, तो पता चला कि वो जो जिन्नी थी वो दोबारा से आई है और वो दोबारा से चाहती है कि वो इमरान को अपने साथ लेके चली जाए। और ये पहली बार नहीं हुआ था, हर कुछ अरसे बाद ऐसा होने लगता, दोबारा से इलाज किया जाता, दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाता और ये जो सिलसिला है ये अब तक जारी हो सारी है। कभी भी एकदम से जो हमारा कज़न इमरान है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, एकदम से वो लड़की की या औरत की आवाज़ में बात करना शुरू कर देता है और फिर अगेन उन्हीं आमिल से या उन्हीं साहब से रब्ता किया जाता है। वो इसका इलाज करना शुरू करते हैं और जब वो इलाज करना शुरू करते हैं तो बड़ी मुश्किलों के बाद कहीं जाके इमरान की जो तबीयत है वो बेहतर होती है। ये जो आमिल हैं या जो साहब हैं जो हमारे कज़न का इलाज किया करते हैं, उनका ये कहना है कि जो जिन्नी थी या ये जो मखलूक थी जो इमरान के पीछे लगी है, ये बेसिकली जहाँ पे हमारी हवेली थी या जहाँ पे हमारा घर था, जहाँ ये पढ़ने के लिए या मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास आके रुका था, वहाँ से, उस जगह से उसके पीछे लगी है। उनके मुताबिक ये जो जिन्नी थी ये पीछे जो खेत थे उन खेतों में से किसी जगह पे रहा करती थी और इमरान जब छत पे गया था तो वो नापाक था। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके ऊपर आपको पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी किसी के भी घर जाएं या छत पे जाएं या घर से बाहर निकलें तो पाक साफ हालत में हो, वरना हो सकता है कि हमारा भी सामना किसी इस तरह की मखलूक से हो जिससे जान छुड़ाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहतमंद ज़िंदगी दे, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे और सलामती वाली ज़िंदगी दे। अगले एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।